आने वाले ये जो 2-3 मिनट होने वाले हैं इसमें WWE से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ऐसी चीज़ों में तो आप सीधे ही आगे चले जाना। प्लीज़ कमेंट करके मत ये लिखना है बात कि भाई हमारे इतना टाइम वेस्ट हो गया। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया। थोड़ा सा रूड मैं लग रहा हूँ, लेकिन अभी मूड मेरा सीरियस है थोड़ा, और इस पार्ट को मैं इसीलिए अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जब मैं मेन वीडियो, अपनी एक्चुअल वीडियो शूट करूँ तो ये जो मेरे अंदर अभी चीज़ चल रही है वो ना चले और मैं मस्त तरीके से वीडियो बना सकूँ। तो इसके लिए मैं पहले, मेरे को आपको 2 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। एक बहुत ही वाहियात ऐप मैंने इस चैनल पे प्रमोट करी थी, और उस चीज़ को मेरे को इतना बुरा लगा वो चीज़ करके कि भाई ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए थी। भाई इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने आगे तो ऑब्वियसली उस ऐप को कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन मैं अपनी कोई इमेज साफ करने के लिए नहीं बोल रहा है बातें, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने सेम अमाउंट का जो भी मेरे को वो पैसे ब्रांड से मिले थे, शायद मैंने बताया है या कम्युनिटी ऐप पे, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने वही सेम अमाउंट की टी शर्ट्स का मर्चेंडाइज का गिव अवे किया था। WWE टी शर्ट्स का गिव अवे किया था आपके लिए, अलग से उसको प्रिंट करवा के कि भाई मेरे को ये वाले पैसे तो नहीं रखने। फिर एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में हमारी वो ये पैसे लगाओ, क्रिकेट पे पैसे लगाओ, और वही है जो फैंटेसी वाली ऐप्स थी वो भी जो मैंने प्रमोट करी थी पहले, लेकिन मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और बैन तो चलो वो अब हुई है, लेकिन लास्ट ईयर भी मुझे वो चीज़ करने का ऑफर आया था, वो ऑफर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया था। और सही में वो इतने पैसे थे कि जितने में शायद इस चैनल पे साल में नहीं कमाता वो मुझे 1 महीने में ही मिल जाते, स्पेशली IPL के टाइम पे। तो मैंने वो चीज़ साइड कर दी, मेरे को नहीं करनी थी वो चीज़। और क्यों नहीं करनी थी, कर तो मैंने वो पहले भी ली थी, लेकिन पहले मेरे दिमाग में ये था कि भाई विराट कोहली, धोनी, ये सारे जो इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स है भाई, ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ है, ये प्रमोट करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे फिर बाद में समझ में आया ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपने घर के, मेरे रूल मेरे हिसाब से चलेंगे। मैं किसी को देख के नहीं कह सकता है कि भाई अच्छा उसने किया था तो अगर वो उतना गलत कर सकता है तो इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें प्रमोट नहीं करी इस चैनल पे, जबकि मैं लास्ट ईयर कर भी सकता था। और सही में मेरे पे ऑफर ऐसे थे कि अच्छे अच्छे मतलब बहुत बड़ा वो चाहिए होगा पैसों को ठुकराने के लिए। आपको पता ही है पैसों ठुकराना इतनी आसान बात नहीं होती। अब इस चैनल पे मैं WWE के बारे में बात करता हूँ आपके लिए। अभी जो आप वीडियो को देखोगे आगे वो फन है, मेरे लिए भी वो फन है, लेकिन उसके साथ साथ ही मेरे लिए जॉब भी है। और ये इतनी वाहियात कैटेगरी है कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे WWE ऑब्वियसली इंडिया से बाहर का प्रोडक्ट है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटीज तो मिस करता ही हूँ। उसके साथ साथ कोई ब्रांड्स भी ऐसे नहीं होते जो कि इस कंटेंट के साथ अलाइन हो। तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने खुद पे काम किया। ऐसा नहीं है कि मेरे को बॉडी नहीं चाहिए थी, मेरे को बॉडी चाहिए थी, लेकिन अगर मेरे साथ वो ब्रांड जो कि अभी आप इस चैनल पे प्रमोट होते हुए देखते हो, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं एक्टिवली चैनल पे कंटेंट भी ना बना रहा होता, ये जो डेली वीडियोस की आप लोग बात करते हो। और अगर आपको ये झूठ लग रही है बात, तो आज से मुझे लग रहा है इसको भी 1-2 साल हो चुके हैं। मैंने कम्युनिटी ऐप पे पोस्ट डाली थी कि मुझे नहीं पता कि कब तक मैं कंसिस्टेंट कर सकता हूं, और उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे को लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली ये रेसलिंग वाला, इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, कि यहाँ पे एक ऑडियंस बेस लिमिटेड है। आप 1 लाख लोग मुझे रोज देख रहे हो, रोज देख रहे हो, सालों से देख रहे हो, लेकिन क्या बस मुझे ये 1 लाख लोग ही चाहिए? हर किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए होती है। तो अब मुझे उसके बाद ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई आप ये ब्रांड क्यों प्रमोट करते हो, नाम मैं अभी उसका नहीं ले रहा, आपको पता है अच्छे से मैं किस ब्रांड के बारे में बात करता हूँ। एटलीस्ट अब मैंने वो ब्रांड्स पिक किए हैं जिनको मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि भाई इससे आपको कुछ भी हार्म नहीं होने वाला, ये आपको फायदा ही देके जाएंगे। ऐसा कोई भी ब्रांड आपको कभी इस चैनल पर नहीं दिखेगा। और अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि भाई ऑलरेडी तो यूट्यूब से पैसे आ ही जाते हैं अच्छे खासे, जो कि हो सकता है आपके लिए अच्छे खासे हो, और अच्छे खासे वो हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन भाई लाइफ के कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं। जब आप इवॉल्व कर जाते हो तो और भी काफी सारी चीजें आपको देखनी होती है लाइफ में, आप सिर्फ अकेले नहीं होते, बहुत कुछ होती हैं चीजें। अब मैं बहुत ज्यादा क्या समझाऊं, आपको पता है सारी चीजें। तो भले ही किसी के लिए हो सकता है कि 5-10 हज़ार रुपए कमाना इनफ है, 20 हज़ार इनफ है, 50 हज़ार इनफ है, लेकिन फिर एक किसी लेवल पे जाके वो पैसे उतने नहीं होते। तो आप अपने से कंपेयर नहीं कर सकते उस चीज को। ये मेंटालिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात से इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई बंदा ज्यादा पैसे क्यों कमा रहा है। तो पहली चीज ये कि मैंने खुद से मेहनत करी ब्रांड्स लाने के लिए। अभी हेयर केयर और स्किन केयर ब्रांड्स के साथ भी मेरी बात चल रही है, तो इन फ्यूचर आपको वो भी ब्रांड दिखेगा। तो प्लीज इतनी मेंटालिटी में आपको ये बात समझने की जरूरत है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, देखो मैं ऐसे में आपको कभी करते हुए दिखूंगा नहीं, कि एक बंदा अपना काम कर रहा है और उसको अपना काम करने में मजा आता है, और उसके साथ साथ वो पैसे भी कमा रहा है। लेकिन अगर वो उस मजे वाले काम के साथ साथ पैसे नहीं कमा रहा, तो भाई वो काम फिर छोड़ देगा। अब अगर मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा तो फिर आपके पास, मुझे पता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो वो, आप किसी ना किसी और को देख सकते हो। आई थिंक 2 मिनट से ज्यादा मैंने बोल दिया है, लेकिन कोई भी चीज कभी भी इस चैनल पे गलत प्रमोट नहीं होगी। और प्रमोशन को प्लीज इस नजरिए से आप लोग देखना बंद कर दो। मुझे पता बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है,
इतनी समझ अब 2026 में हर किसी को आ चुकी है भाई कि ये कंटेंट क्रिएशन एक काम ही है, पूरा एक जॉब ही है पूरी। अगर आप सोचो मैं डेली वीडियोस बना रहा हूं तो क्या मेरी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होंगी कि मैं आज वीडियो नहीं, मैं रोज कैसे वीडियो लेके आ सकता हूँ? क्या रोज हर किसी के साथ चीजें बढ़िया होती है? लेकिन फिर भी उन सारी चीजों को साइड में लगा के जैसे ही कैमरा का बटन ऑन होता है मेरे को सारे इमोशन साइड में करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर मैं कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। ये आप मुझे रियल सुन रहे हो अभी जो मैं बातें बोल रहा हूँ। तो ठीक है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी ब्रांड्स आपको इस चैनल पे दिखेंगे, पहली बात मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए अपने कि वो सही में लेजिट चीज़ होनी चाहिए और मैं उसको खुद कंज्यूम अगर करूँगा, अगर मैं उसको खुद यूज़ करूँगा, चाहे वो कोई स्किन पे लगाने की बात हो, बालों पे लगाने की बात हो, प्रोटीन खाने की बात हो, वो सब अगर मेरे को दिल से फील होता है कि भाई हाँ ये मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ और मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो ही वो आप तक पहुँचेगा। और जिन जिन लोगों ने भी उस ब्रांड के साथ मेरा कोड यूज़ करके सपोर्ट किया, भाई ब्रांड ने मुझे बताया कि ये जो चैनल के साथ जब उन्होंने पार्टनरशिप करी, जो हम साथ में आए, तो उससे उनको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं। और सही में आप लोगों ने वो जो ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि भाई मैं 10 साल से कंटेंट बना रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड किया इतने सालों से उसका फ़ायदा मुझे मिला। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगा। ये 2 मिनट से तो डेफिनेटली ज़्यादा हो गया, लेकिन आई होप मेरा क्या ओवरऑल, मैं ऐसा लास्ट में उसको कंक्लूड नहीं करना चाह रहा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और ब्रॉक लेसनर का हेल इन अ सेल का मैच ऑफिशियल हो गया है समर स्लैम के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ओबाफेमी सामने तगड़ा बंदा है भाई, क्या ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में हार जाएगा, तो आपको एक रिकॉर्ड मुझे बताने की जरूरत है कि अब तक जितने भी, और जितने भी का मेरा मतलब जो 2 मैचेस में हेल इन अ सेल के लिए कंपीट किया है आज तक ब्रॉक लेसनर ने, उसमें से दोनों ही मैचेस में वो अनडिफीटेड रहे हैं। तो यानी हेल इन अ सेल के मैचेस की जो स्ट्रीक है ब्रॉक लेसनर की, वो ये है कि इस बंदे को तुम हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के अंडर जब आ जाते हो तो नहीं हरा सकते। तो अब देखते हैं समर स्लैम में जो ओबाफेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच है वो क्या गोल खिलाता है। और इस बार की समर स्लैम अब कल की मंडे नाइट रॉ के बाद क्लियर हो गई है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू की अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको एक मेगा इवेंट की तरह देख रही है और वो 2 नाइट्स का इवेंट है। और इसके पीछे पॉसिबली एक रीजन ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बाउंस बैक भी करना चाहती है इस साल की रेसलमेनिया में जो हुआ उसके बाद, इवन उससे पहले से भी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू की वाइब आपको पता बहुत ही थकेली सी चल रही थी। तो ये समर स्लैम को डब्ल्यूडब्ल्यू एक रीसेट बटन दबाने की तरह भी देख रही है। और ये हमको देख के पता भी चल रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस टाइप का मैच, ओबाफेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर टाइप का मैच अगर समर स्लैम के कार्ड पे आता है। और रिपोर्ट ये भी आई है कि इस बार की समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यू 13 से 14 मैचेस फीचर करेगी। तो वैसे कहाँ हमें 4-5 मैचेस देखने की आदत है एक शो पर, लेकिन इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू 13-14 मैचेस करने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि ये 2 नाइट्स का इवेंट है। लेकिन एक नाराजगी मेरी है, नाराजगी क्या, डिसअपॉइंटमेंट, एंड डिसअपॉइंटमेंट क्या सेमी वर्ड हो गया है, क्या भद्दे ग्राफिक्स डब्ल्यूडब्ल्यू बना रही है भाई। ये समर स्लैम का ग्राफिक देखो, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का, ब्रॉक लेसनर और ओबाफेमी का ग्राफिक देखो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी मेहनत डालने की इसमें कोशिश ही नहीं करी है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना, वहां पे स्टोरी पे देखना भाई, क्या एक बंदे ने ग्राफिक बनाया हुआ, इतना मस्त था कि मैंने उसको अपनी स्टोरी में भी शेयर किया। तो वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्सेप्ट वाले आर्ट है, ऐसा लग रहा है उसको तो भूलती जा रही है। बहुत बड़ा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आप रिविजिट करते हो ना 5-6 साल बाद, तो आपको पोस्टर देख के ही वाइब आ जाती है। अभी तो भले हमको लगता है हमारा फोकस रहता है मैच के ऊपर कि मैच में क्या होगा, अच्छा ऐसे क्या होगा, लेकिन फिर वो पोस्टर्स और वो जो ग्राफिक है वो भी कितना ज़्यादा वो रखते हैं ना होल्ड, वो हमको काफ़ी साल बाद जाके पता चलता है। एक कल की मंडे नाइट रॉ के बाद लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ गया, और कल रॉ वाली वीडियो में मैंने जानबूझ के इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, क्योंकि एक तो रॉ का रिव्यू भी भाई लंबा चला जाता है, और ऊपर से मेरे को ये भी होता है कि भाई दूसरी वीडियो भी तो आपको आगे आपको देखनी है ना, उसमें भी तो कंटेंट फिर कुछ होना चाहिए। तो ओबाफेमी ने समर स्लैम में पिक करना था अपना अपोनेंट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन ये क्या किया ओबाफेमी ने, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ही चैलेंज कर दिया समर स्लैम के लिए, और उसके बाद उन्होंने भी बोल दिया ब्रॉक लेसनर के सामने से कि नहीं भाई हम तो एक हेल इन अ सेल मैच करेंगे। तो फिर अब ऐसे में ओबाफेमी की इस अपॉर्चुनिटी का क्या वो मैच होगा ही नहीं, या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक बना भी? तो वो बैक से जो सेगमेंट हुआ था, इसको डिस्कस किया था हमने रॉ रिव्यू में, कि एडम पियर्स बोलते सही में तुझे चाहिए, तो ओबाफेमी ने वहां पे बोला कि देखो भाई टाइटल्स तो आ जाएंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज सारी यहीं पे रहेंगी, लेकिन इस चीज को मुझे पहले एंड करना है। तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाई ही अपनी प्रोग्रामिंग में, इसलिए कि वो ये बात बता सके कि अभी ओबाफेमी का जो फोकस है वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर है, और वो जो अपॉर्चुनिटी है चैंपियनशिप शॉट की, टाइटल शॉट की, वो स्टिल रहेगी ओबाफेमी के पास, और वो उसको एक सही मौका
आने पे यूज़ करेंगे। तो अब आप देखो कि भाई ये लॉजिक नॉट फाउंड तो ये हो गया कैसे, क्योंकि भाई अब अगर ओबा फेमी ने वो क्राउन जीता है तो बोला तो यही था कि भाई समर स्लैम में फेस करेंगे, लेकिन अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वो कहानी ही ऐसी बैठ गई तो उनको लगा चलो ठीक है इसको साइड में रख सकते हैं। तो लॉजिक नॉट फाउंड तो ये है, लेकिन अगर आई थिंक वो एक प्रोडक्ट के हिसाब से, शो के हिसाब से बेटर चीज़ है तो आई थिंक फिर मैं इतना ज़्यादा इसमें घुसने की कोशिश नहीं करूंगा। एक तो घुस घुस के डब्ल्यूडब्ल्यू हमारा आधा ही दिमाग खा जाती है, लेकिन ये भी एक मैं बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू का थोड़ा जिगरे वाला मूव था कि अगर उनको पता था कि ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच ही हम समर स्लैम में करेंगे, उसके बावजूद भी ओबा फेमी मैच को जीते अगेंस्ट जे ऊसो एट नाइट ऑफ चैंपियंस। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग मूव लगा, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू सिंपल ये भी तो कर सकती थी कि जे ऊसो जीत जाता तो भाई फिर तो और गड़बड़ हो जाती। तो आई थिंक उस हिसाब से तो फिर यही सही है कि ओबा फेमी अभी ब्रॉक लेसनर के ऊपर फोकस करेंगे और आगे जाके वो चैंपियनशिप मैच के लिए भी जाएंगे। और वो चैंपियनशिप मैच के लिए कहाँ, कैसे, किसके अगेंस्ट जा सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और अभी बात करते हैं रोमन रेंज की। तो रोमन रेंज का समर स्लैम में क्या रिकॉर्ड है वो भी बता देते हैं। तो जैसे ब्रॉक लेसनर अनडिफीटेड है, तो भाई सिंगल्स मैचेस में अब तक समर स्लैम में एक भी बार रोमन रेंज नहीं हारा है। और अभी रिकॉर्ड रोमन रेंज का क्या है कि सेथ रॉलिंस के सामने वो एक भी मैच जीता नहीं है। और इस मैच के बारे में भी स्टार्ट ये है कि 2016 का जो मनी इन द बैंक था, लास्ट टाइम यही एक ऐसा मैच था जो कि क्लीन मैनर में फिनिश हुआ था, लेकिन उसके बाद से जितनी भी बार ये लोग आमने सामने आए सिंगल्स मैच में जहां पे और भी सुपरस्टार्स होते हैं, तो ये मैच हमेशा भसड़ में ही खत्म हुआ है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस बार भी इसको क्लीन मैनर में फिनिश कर सकती है? आई हाईली डाउट, कंसिडरिंग जो रोमन रेंज के पास ब्लड लाइन है। और इस मैच का फिनिश भाई सही में, इस मैच की प्रिडिक्शन करने में बहुत मजा आएगा और इस मैच के आउटकम को भी डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि रोमन रेंज भाई वो बंदे के पास चैंपियनशिप आई है, वो अभी कैसे हार जाएगा उसको? और सेथ रॉलिंस इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद अगर समर स्लैम में हार जाता तो भाई वो एक अब तक एक जो चीज लेके घूमता था सेथ रॉलिंस की, रोमन रेंज अब तक मुझे हरा नहीं पाया है, उस बात का उसका फ्लेक्स भी चला जाएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उस फ्लेक्स को इतनी आसानी से जाने भी नहीं देगी। तो देखते हैं फिर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी इस मैच के फिनिश को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए दिमाग लगाने वाला काम तो है ये। कल मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन भी थे, जो कि इतने टाइम से गायब थे, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर के आने की बारी आई तो भाई बंदा अपना ही जो हाजिरी है उसको देने आ गया। अभी इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है और इस वीडियो को देख के ना मुझे एक वो बहुत पहले वाली वीडियो आपने देखी है जहां पर ट्रिपल एच के ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने जब ट्रिपल एच और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड चली तो उस टाइम पे फिल्म किया था कि ऑफिस में जाके ही पूरा ऑफिस डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। थोड़ी सी वैसी वाइब आई, आई थिंक वो एनवायरनमेंट की वजह से आई, बाकी ऐसा कोई तोड़ने वोड़ने वाला काम नहीं किया यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने। तो वो ESPN को प्रमोट करते हैं यहाँ पे और पॉल हेमन कहते हैं मेरे पास एक रीजन है कि तुम्हें ESPN को क्यों ट्यून इन करना चाहिए समर स्लैम के लिए, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर हेल इन अ सेल मैच में कंपीट करेगा। तो बड़ी कूल वीडियो लगी। और कल मंडे नाइट रॉ में आपने ये चीज़ भी नोटिस करी कि ब्रॉक लेसनर अपनी वो जो रेगुलर क्लासिक ट्रैक पैंट्स हैं उनको ही पहन के आए थे। शायद किसी ने फाइनली उनको बोल दिया यार ये जो अपनी तुम ये पहन के जीन डाल के आते हो ना इसे मत पहनो, ये अपना काउबॉय वाला लुक भी तुम फिलहाल शायद साइड में कर सकते हो, क्योंकि वो तो भाई जब तुम पलटी उल्टी खाते हो तो वो फटके अलग हो जाती है फिर और थोड़ा माइनस में डेट में तुम्हारा चले जाता है। तो शायद अब ब्रॉक लेसनर कंटिन्यू करेंगे। अगर ब्रॉक लेसनर ने अपना लुक भी चेंज कर लिया होता तो वो पूरा ऐसे लगता है कि 2016-17 वाला ब्रॉक लेसनर आ गया, क्योंकि जो उनकी टी शर्ट थी और जो उनकी ट्रैक पैंट थी वो तो बिल्कुल वैसे ही वाइब दे रही थी कि जैसे 2016-17 वाला ब्रॉक लेसनर है। समर स्लैम के 3 मैचेस तो हमको पता चल गए हैं, इंक्लूडिंग वो जो लिव मॉर्गन और इयो स्काई का मैच होगा। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का कोडी रोड्स को लेके क्या प्लान है, CM पंक को लेके क्या प्लान है? तो मेल्जर चिचा जिन्होंने इतने टाइम से बोला था कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होगा समर स्लैम में और घुमा फिरा के वही मैच हो रहा है समर स्लैम में, उनका कहना यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत टाइम से जो अपना प्लान सेट करके रखा है समर स्लैम के लिए वो कोडी रोड्स और CM पंक के मैच का है। लेकिन ये बात मेल्जर ने तब बोली थी जब कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप थी और अब भी वो इस बात को बोल रहे हैं जब कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप नहीं है। तो देखते हैं भाई, पहले तो CM पंक भाई ये बंदा आएगा कब, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि समर स्लैम को होने में बहुत टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर फिर समर स्लैम भी हो जाएगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जरूरत है कि CM पंक वापस आ जाए और अगर कोडी रोड्स को एक अच्छे सुपरस्टार के साथ फ्यूड देनी है तो आई थिंक ये एक परफेक्ट मिक्स हो सकता है कि CM पंक को भी अपने आप में एक अच्छा खासा ठीक ठाक सा मैच मिल जाएगा और कोडी रोड्स को भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भाई CM पंक अब आपको जल्दी आने की जरूरत है। और लास्ट में हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर की। तो क्या ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का जो हेल इन अ सेल मैच है वो सिर्फ हेल इन अ सेल मैच ही नहीं बल्कि ब्रॉक लेसनर का
रिटायरमेंट मैच भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे भाई तो एक मैच उनका रेसलमेनिया में हुआ, एक मैच उनका क्लैश इन इटली में हुआ, अब एक मैच समर स्लैम में होगा, और हम इतने टाइम से रूमर्स यही सुन रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर होंगे समर स्लैम में। तो क्या अभी इस पॉइंट पे ये है सीन कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो रहे हैं एट समर स्लैम? तो देखो अभी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट या बहुत इनसाइड सोर्सेस की तरफ से बातें तो नहीं आई, लेकिन भाई देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रॉक लेसनर रिटायर होंगे समर स्लैम में, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक इस बात को कोई जिक्र भी नहीं किया। मे भी हो सकता है अगली रॉ में इस चीज को डिस्कस किया जाए, अगर ये बिल्कुल ही बोल देंगे कि ये ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच है, वो अपना करियर ऑन द लाइन रख रहे हैं, तो मे बी वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला भाई, ऐसा थोड़ी थोड़ी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना कि क्या हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के इस शो में। तो समर स्लैम में देख के ऐसा तो नहीं लगता कि ये ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच है, भले ही वो ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से होगा। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अगले साल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलमेनिया इवेंट, जो कि होने वाला है सऊदी अरेबिया में। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।